हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है टीसीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अभिषेक द्विवेदी आज आपके साथ डिस्कस करूंगा टॉपिक इंडिफरेंस कर्व। देखिए, ये जो टॉपिक है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर की तो वहाँ से यहाँ पर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स हो, पीजीटी कॉमर्स हो, यूजीसी नेट कॉमर्स हो, यूजीसी नेट मैनेजमेंट हो, यूजीसी नेट कॉमर्स हो, कोई भी इकोनॉमिक्स हो, हर एग्ज़ाम में जहाँ पर आपका कंज्यूमर बिहेवियर है वहाँ से क्वेश्चन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से पूछे ही जाते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है आपका कहाँ से निकल के आया, ये जो है कंज्यूमर बिहेवियर का एक टॉपिक है। हिक्सियन अप्रोच के नाम से जाना जाता है क्योंकि फादर ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है हिक्स कहे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि बात करें, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाएं तो फर्स्ट टाइम किसने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को दिया? फर्स्ट टाइम एफ वाई एजवर्थ पर्सन थे जिन्होंने क्या किया, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की खोज की। कब की? 1881 में। पर जो एफ वाई एजवर्थ का एनालिसिस था वो किस पर बेस था? वो कार्डिनल अप्रोच था। कार्डिनल अप्रोच क्या कहता है? संख्यावाचक दृष्टिकोण क्या कहता है? यूटिलिटी कैन बी मेजर इन नंबर्स। यूटिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, उपयोगिता को हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। तो ये आने वाले जब इकोनॉमिस्ट आए तो सबसे ज़्यादा उन्होंने इसी बात को लेकर क्रिटिसाइज किया था मार्शल को और पुराने इकोनॉमिस्ट को कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन नंबर्स। यूटिलिटी को हम क्या नहीं कर सकते हैं, नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर ओनली इन ऑर्डर। अब इसके बाद विल्फ्रेड पैरेटो भी दूसरे पर्सन बने जिन्होंने ऑर्डिनल बेसिस पर क्या किया था, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को निकाला था। ऑर्डिनल बेसिस क्या था? यूटिलिटी कैन बी मेजर इन ऑर्डर, क्रमवाचक दृष्टिकोण है। बट इसमें जो विस्तृत विकास किया है या कह सकते हैं डीप एनालिसिस या डीप साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जिसने दिया वो 1934 में कहें हिक्स और एलन जो थे, हिक्स एंड एलन, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। इसलिए फादर ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कौन बोले जाते हैं? हिक्स एंड एलन बोले जाते हैं। ये इनका जो कॉन्सेप्ट था वो कार्डिनल बेसिस था। उन्होंने कहा यूटिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, ऑर्डर में, नंबर्स में मेज़र नहीं किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले देखिए, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो फर्स्ट टाइम वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस गिवन बाय, तो फर्स्ट टाइम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज गिवन बाय एफ वाई एजवर्थ। और कहा जाए फादर ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस तो वो होते हैं हिक्स एंड एलन। उन्होंने 1934 में इसका विस्तृत वैज्ञानिक विकास किया था। साइंटिफिक डेवलपमेंट का श्रेय किसको जाता है? वो हिक्स एंड एलन को जाता है। अब देखिए, ये भी एक जो कॉन्सेप्ट है कुछ एजम्पशंस पे आधारित है। क्या है इंडिफरेंस कर्व? इसके कुछ एजम्पशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें चलती हैं। तो इंडिफरेंस कर्व के जो एजम्पशंस की हम बात करेंगे तो कुछ एजम्पशंस लिए गए। पहली बात तो एजम्पशंस जो था इंडिफरेंस कर्व का, जो कह सकते हैं हाइपोथेसिस जो एजम्पशंस है, वो पहला इंडिफरेंस कर्व का था कि रेशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर हो वो विवेकपूर्ण है। उपभोक्ता क्या है? विवेकपूर्ण है। वो जो भी काम करता है अपने विवेक से करता है, सोच समझ के करता है। कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसको क्या हो, लॉस हो। दूसरी बात क्या कही गई? ऑर्डिनल यूटिलिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? ऑर्डिनल बेसिस पर मेजर कर सकते हैं, नहीं तो इसको कार्डिनल बेसिस पर मेजर नहीं किया जाएगा। और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वह होता है कि एक इकाई को पाने के लिए दूसरी इकाई हम कितनी छोड़ना चाहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा? वो डिमिनिशिंग होगा। और एक बात कही गई
कि यूटिलिटी जो है वो वीक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर आधारित होगी। वीक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग मतलब सबल क्रमबद्धता होगी और निर्बल क्रमबद्धता दोनों पर आश्रित सिद्धांत है। देखिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को समझना है तो सबसे पहले इंडिफरेंस टेबल को समझना पड़ेगा। इंडिफरेंस टेबल या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है इस बात को बताता है कि यदि हम क्या करें, कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन 2 और मोर कॉम्बिनेशन। कंज्यूमर जो होता है वो 2 कॉम्बिनेशन के बीच में इंडिफरेंट होता है। देखिए अब यहाँ पर हम एक टेबल के माध्यम से इंडिफरेंस टेबल बनाएंगे, उसके माध्यम से इंडिफरेंस कर्व को समझेंगे। मान लिया एक कॉम्बिनेशन A B C D E 5 कॉम्बिनेशन है आपके पास और गुड्स जो अवेलेबल हैं वो 5 गुड्स अवेलेबल हैं, 2 गुड्स अवेलेबल हैं, X एंड Y जो है गुड्स अवेलेबल है। यदि एक X की यूनिट का यूज करते हैं, यदि एक X की यूनिट का यूज करते हैं तो हम Y की कितनी यूनिट का यूज कर सकते हैं, Y की 20 यूनिट का यूज कर सकते हैं। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, X की दूसरी यूनिट पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, Y को छोड़ना पड़ेगा और हम जब दूसरी X की लेते हैं तो हमारी Y की यूनिट कितनी बचती है, 5। तो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितनी हो गई, 5 हो गई। एक इकाई X की पाने के लिए हमने क्या किया, Y की 5 इकाइयाँ जो थी वो छोड़ दी। अब दूसरा कॉम्बिनेशन दे सकते हैं C कॉम्बिनेशन, तीसरा यहाँ पर X की तीसरी यूनिट पाने के लिए हमने क्या किया, Y की जो है 4 इकाइयाँ छोड़ दी, Y की 4 इकाइयाँ छोड़ दी। एक इकाई पाने के लिए Y की कितनी इकाइयाँ छोड़ी, 4 इकाइयाँ छोड़ी। फिर अगले कॉम्बिनेशन में Y की एक पाने के लिए हमने क्या किया, X की 3 इकाइयाँ, Y की 3 इकाइयाँ छोड़ दी। X की एक एड ऑन इकाई पाने के लिए Y की 3 इकाइयाँ हमने छोड़ी हैं। अगले कॉम्बिनेशन पे जाते हैं, X की एक इकाई पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मात्र 2 इकाइयाँ छोड़ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है हम जो क्या कर रहे हैं, सीमांत प्रतिस्थापन कर रहे हैं वो डिमिनिशिंग ऑर्डर में। पहले हम 5 यूनिट छोड़ रहे थे एक यूनिट पाने के लिए, फिर 4 छोड़ी, फिर 3 छोड़ी, फिर 2 छोड़ी, क्योंकि जैसे जैसे Y हमारे पास कम होती जा रही है वैसे वैसे हमारे इसके लिए महत्ता जो है बढ़ती जा रही, इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। अब इस टेबल को देखें और ये बता सकते हैं, ये टेबल में जितने भी कॉम्बिनेशन A B C D E जो 5 कॉम्बिनेशन है कंज्यूमर को क्या करते हैं, ये कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं, बराबर का संतुष्टि देते हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें कम अच्छा नहीं है, सब बराबर के कॉम्बिनेशन है। ये क्या करेंगे, ये आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन दीज कॉम्बिनेशन A B C D E, ये 5 कॉम्बिनेशन के बीच में कंज्यूमर क्या होगा, इंडिफरेंस होगा। यदि इस कॉम्बिनेशन को हम एक ड्रॉ कर दें, चार्ट में ड्रॉ कर दें तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा इंडिफरेंस कर्व निकल आता है। पर ये याद रखिएगा, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो जनरली होती है वो डिमिनिशिंग होती है। अब यहाँ से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की भी डिफिनेशन है, यदि चाहें तो आप समझ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है MRS एक्स वाई, देखिए यहाँ पर हमने x को बढ़ाया है, y को कम किया है, तो क्या लिखा जाएगा, MRS एक्स वाई लिखा जाएगा। यदि y को कम बढ़ा रहे होते, x को कम कर रहे होते तो yx लिखा जाता। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई जो है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। हम एक x की इकाई पाने के लिए y की कितनी इकाइयाँ छोड़ने के लिए तैयार हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और जो स्लोप है, देखिए पूछा जाता है बहुत बार, असर्टेन रीजन में पूछा गया क्वेश्चन और बहुत बार आपके फैक्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया। जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का वो किस पर डिपेंड करता है, वो हमेशा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। अब हम जाते हैं इंडिफरेंस कर्व की डिफिनेशन की ओर कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या है। देखिए यहाँ पर हम चीज़ों को थोड़ा ब्रीफली और डीपली दोनों तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर मेन मकसद है कि आपको कैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड
रिलेटेड चीज़ों को पढ़ाना, जिससे आप अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर पाएँ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, देखिए आपका पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, पर उसमें कुछ जो टॉपिक होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कभी क्वेश्चन ना पूछा जाए। उन्हीं तरीके के टॉपिक में इंडिफरेंस कर्व जो है वो आता है। यहाँ से हर साल आपके कोई भी यूजीसी पेपर हो, टीजीटी पीजीटी का पेपर हो, जहाँ भी सिलेबस में गिवन है वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। देखिए इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच आर गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व क्या है, वो वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करता है जो क्या करते हैं, कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। यदि आप नोट डाउन करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इस डिफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। इंडिफरेंट कर्व इज अ कर्व विच शोज इक्वल सेटिस्फेक्शन, विच शोज इक्वल सेटिस्फेक्शन, जो क्या करता है, इक्वल सेटिस्फेक्शन जो है प्रोवाइड करता है, इक्वल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वेरियस यूनिट्स, इक्वल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वेरियस कॉम्बिनेशन, विभिन्न कॉम्बिनेशन के बीच में इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। अब यहाँ से ये तो पूछा ही गया, मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आते हैं। एक बार पूछा गया था इंडिफरेंस कर्व इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉजेज जो दिया था वो दिया था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिमिनिशिंग। देखिए स्लोप जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। सर्टेन रीजन जो है, दोनों सही थे पर रीजन जो था करेक्टली डिफाइन नहीं कर रहा था सर्टेन को। अब यहाँ से आपको फीचर जो है इंडिफरेंस कर्व के जनरल फीचर वो आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। यदि पीजीटी का पेपर है तो जरूर यहाँ के जनरल फीचर से क्वेश्चन आएगा, यूजीसी का पेपर है तो स्पेशल टाइप वाला आता है। 2 क्वेश्चन जो है पीजीटी में बनते हैं, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो कौन कौन सी इसकी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो पहले इसकी विशेषता है इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जनरली कैसा होगा इंडिफरेंस कर्व, इस तरीके का होगा। इसके पीछे कॉजेस देखिए, आप अब कोई स्टूडेंट, मतलब आप लोअर क्लास के स्टूडेंट नहीं, यूजी पीजी के स्टूडेंट नहीं है जहाँ पर आपको ये पढ़ लिया ठीक है। अब यहाँ पे कॉजेज आपको पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर का पैटर्न बदलता जा रहा है, सर्टेन रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे एग्जाम में तो फैक्ट भी पूछा जाता है पर कॉजेज पूछ लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का कॉज क्या है, मेन कॉज है, देखिए एमआरएस जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का कॉज नहीं होता है। कॉज क्या होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का, कि एक यूनिट को हम बढ़ाते हैं दूसरी यूनिट को कम करते हैं। कंजम्पशन ऑफ वन यूनिट इंक्रीज देन अनदर यूनिट विल बी डिक्रीज। एक यूनिट को बढ़ाएंगे, कंजम्पशन क्या है, एक यूनिट का बढ़ाएंगे तो दूसरी यूनिट का क्या करेंगे, कम करेंगे। जैसे y को बढ़ा रहे हैं तो x कम करेंगे, x को बढ़ा रहे हैं तो y करेंगे। तो कॉज क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग का, जो उपभोक्ता एक वस्तु का कंजम्पशन उपभोग बढ़ाता है तो दूसरे वस्तु का उपभोग कम करता है। वन यूनिट कंजम्पशन इज इंक्रीज देन अनदर यूनिट कंजम्पशन मस्ट बी डिक्रीज। एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। अब दूसरे आप इसकी दूसरे फीचर की ओर चलते हैं। जो सेकंड फीचर है वो बताता है इंडिफरेंस कर्व इज द कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, मूल बिंदु की ओर उन्नततर होगा। इंडिफरेंस कर्व तथास्तुता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नततर होगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। कैसा होगा, इस तरीके का होगा। इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का होगा। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कॉज जो है वो आप याद रख लीजिएगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होती है, डिमिनिशिंग होती है। कॉन्वेक्स होने का कारण जो है वो क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है डिमिनिशिंग होना। देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अभी बताया था हमने कि एक कमोडिटी को पाने के लिए दूसरी कमोडिटी जितनी हम छोड़ने को तैयार हैं उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है, इसके पीछे कारण क्या है कि आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है डिमिनिशिंग होता है, इसलिए इस तरीके का शेप होता है। बिल्कुल समझ गए होंगे।
होंगे, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था अ सर्टेन रीजन 2018 यूजीसी नेट में कि मार्जिनल इंडिफरेंस कर्व आर द कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। बिल्कुल सही रीजन था, कॉज तो था इंडिफरेंस कर्व, कॉज जो था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिमिनिशिंग, अ सर्टेन रीजन, दोनों सही थे। और रीजन जो था अ सर्टेन को क्या कर रहा था? करेक्टली डिफाइन कर रहा था। तो आप समझ गए होंगे, तो ये याद रखिएगा। अब तीसरी फीचर्स की ओर जाते हैं, इंडिफरेंस कर्व के तीसरे फीचर्स की ओर जाते हैं। तो बताता है अ हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक ऊंचाई पर स्थित तटस्थता वक्र ज्यादा सेटिस्फेक्शन को बताता है। अ हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ऊंचाई पर स्थित तटस्थता वक्र ज्यादा संतुष्टि को दर्शाता है। जैसे ये इंडिफरेंस कर्व है, ये इंडिफरेंस कर्व है, तो ये वाले इंडिफरेंस कर्व पर क्या होगी? ज्यादा आपका सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि इस इंडिफरेंस कर्व पे मान लिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस इंडिफरेंस कर्व पर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो यहाँ पर वहाँ पर हम ज़्यादा कमोडिटी का यूज कर पा रहे हैं। जैसे YX कमोडिटी थी, तो हम इस कंडीशन में ON यूनिट का कंजम्पशन कर पा रहे थे, ON1 यूनिट का कंजम्पशन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ज़्यादा यूनिट का कंजम्पशन कर पा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। तो कॉज क्या है? हायर इंडिफरेंस कर्व पर हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा यूनिट का कंजम्पशन कर सकते हैं, तो हमारा सेटिस्फेक्शन इस कारण क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब चौथे पर आप जाते हैं, तो ये वहाँ पर इसका जो फीचर्स होगा, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जो तटस्थता वक्र होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, मतलब ऐसी कंडीशन कभी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अलग अलग इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो अलग अलग लेवल के सेटिस्फेक्शन को दिखाते हैं। तो यदि जहां पर इसने इसको काट दिया, जिस इंडिफरेंस कर्व ने एक दूसरे को टच कर दिया, तो वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो गया। और अलग अलग इंडिफरेंस कर्व क्या करेंगे? अलग अलग जो सेटिस्फेक्शन को लेवल को दिखाते हैं। तो कॉज क्यों है, क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि अलग अलग इंडिफरेंस कर्व जो है अलग अलग लेवल के सेटिस्फेक्शन को दिखाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्सिस, कभी भी अक्षों को नहीं छूते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या नहीं करेंगे? कभी भी अक्षों को नहीं छुएंगे, मतलब ऐसा इंडिफरेंस कर्व जो है कभी नहीं बनेगा, क्योंकि किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। कॉज क्या है इसके पीछे? किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो ये 5 बेसिक फीचर हैं, जनरल फीचर हैं, बिल्कुल आप याद रखिएगा। इंडिफरेंस कर्व की डिफिनेशन याद रखिएगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज इक्वल सेटिस्फेक्शन or equal satisfaction to the consumer which give the equal satisfaction to the consumer from various combination। विभिन्न प्रकार के संयोगों से समान उपयोगिता प्राप्त होती है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसे तटस्थता वक्र कहते हैं। तटस्थता वक्र वो वक्र है जो क्या दिखाता है? इक्वल सेटिस्फेक्शन विभिन्न संयोगों से, जो कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के संयोग हैं उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या होगी? समान होगी। उसके फीचर्स में बात करें तो इंडिफरेंस कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, इंडिफरेंस कर्व नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। क्यों होते हैं? एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन क्या होता है? कम होता है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। देखिए आपको कॉजेज जरूर पता होने चाहिए। दूसरी बात, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं मूल बिंदु की ओर उन्नततर होते हैं। कॉज क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो डिमिनिशिंग होती है, गिरती हुई होती है, इसलिए क्या होते हैं? मूल बिंदु की ओर उन्नततर होते हैं। अ हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक ऊंचाई पर स्थित तटस्थता वक्र एक उस ज़्यादा संतुष्टि को दिखाता है, क्योंकि उस पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं? कॉज क्या होता है? उस पॉइंट पर हम ज़्यादा यूनिट का कंजम्पशन कर रहे होते हैं।
उसके बाद हम बात करें इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्सिस को टच नहीं करते हैं, कभी भी अक्षों को टच नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही एक्सिस को टच करेंगे इट मीन्स क्या हो जाएगा, आपकी कोई कमोडिटी जीरो हो जाएगी। और कभी भी इंडिफरेंस कर्व में कोई भी कमोडिटी जीरो नहीं होती है, और ये कभी एक दूसरे को नहीं कट करते हैं, क्योंकि अलग अलग इंडिफरेंस कर्व अलग अलग लेवल के सेटिस्फेक्शन को क्या करता है, दिखाता है। तो ये आप आज बेसिक फीचर बिल्कुल रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, यदि आपको कहीं डाउट हो तो पूछिएगा। अब हम चलते हैं जहाँ से इधर के रिसेंट टाइम में क्वेश्चन आ रहे हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ से इधर पूछे जाते हैं। तो तटस्थता वक्र में स्पेशल टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व से जो है कॉन्टिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछले सालों से, कई सालों से कॉन्टिन्यू वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए जो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे थोड़ा सा ओल्ड होता जाता है तो उसके कॉन्सेप्ट तो वही रहता है ना, क्वेश्चन बनने का तरीका बदल जाता है। तो यहाँ पर तटस्थता वक्र से जो अभी रिसेंट के टाइम में देखा गया, तो स्पेशल टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व से क्या होता है, क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंस के कुछ विशेष प्रकार के इंडिफरेंस कर्व हैं, कब पाए जाते हैं, कब आते हैं। तो पहला इसमें जो है एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होगा, एल शेप्ड होगा। ऐसा इंडिफरेंस कर्व कभी आपने देखा, ऐसा कभी सोचा कि ऐसा एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए अब आप यूजी पीजी के छात्र नहीं बचे हैं, ना ही इंटरमीडिएट के छात्र हैं, आप कंपटीशन के छात्र हैं। आपको सारी चीज़ों के बारे में गहन जानकारी होनी चाहिए, डीपली नॉलेज होनी चाहिए। तो एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व भी पाया जाता है। कब पाया जाएगा, इसके पीछे कॉज क्या होता है? तो पाया जब जाता है जब 100% या परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगी। गुड्स कैसी होंगी, पूर्ण रूप से पूरक वस्तुएं होंगी, या परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं इनको हम पूर्ण रूप से पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कोई वस्तु एक के बगैर दूसरी क्या है, बिल्कुल खराब है, दोनों एक साथ ही यूज की जाएंगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, विच यूज ज्वाइंटली, वो एक साथ प्रयोग की जाए। वो कैसे गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। यदि पूर्ण रूप से कॉम्प्लीमेंट्री है तो मतलब एक के बिना क्या है, दूसरा बेकार है। तो उस कंडीशन में इंडिफरेंस कर्व कैसा पाया जाएगा, एल शेप्ड। क्योंकि यहाँ पर हम किसी एक कमोडिटी को कम नहीं कर सकते हैं, किसी एक कमोडिटी को बढ़ा नहीं सकते, हमको दोनों ही क्या चाहिए, बराबर चाहिए। दोनों का जो रेशियो है उसी रेशियो में चाहिए, क्योंकि एक के बगैर क्या है, दूसरी बेकार है। तो इस कंडीशन में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है जीरो होता है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है दो कमोडिटियों के बीच में। तो आप समझ गए होंगे एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व किस कंडीशन में पाया जाता है, व्हेन गुड्स आर 100% कॉम्प्लीमेंट्री, जब वस्तुएं पूर्ण रूप से पूरक होती हैं। और यहाँ पर एल शेप्ड होने का कारण क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो जीरो होगा। एल शेप्ड होने का बेसिक कॉज जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है जीरो होगा। अब दूसरा चलते हैं, आपने कभी लाइन इंडिफरेंस कर्व का नाम सुना है? यदि आप लोग बताइए, यदि लाइन इंडिफरेंस कर्व एक्सिस्ट करता है, पाया जाता है, तो किस कंडीशन में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो लाइन इंडिफरेंस कर्व भी एक स्पेशल टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व में जाना जाता है। अब लाइन इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, क्या इंडिफरेंस कर्व ऐसा कभी सुना है, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी इंडिफरेंस कर्व जो है पाया जा सकता है। ये कब पाया जाता है, अब आपके मन में तुरंत सवाल उठा होगा, क्या ऐसा इंडिफरेंस कर्व, अभी तक तो हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। बट लाइन इंडिफरेंस कर्व जब गुड्स क्या होंगी, 100% सब्स्टिट्यूट होंगी, व्हेन गुड्स आर 100% सब्स्टिट्यूट, और इसको हम क्या कह सकते हैं, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होंगी। जब गुड्स जो है परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होंगी या 100% सब्स्टिट्यूट होंगी, तो उस कंडीशन में इंडिफरेंस कर्व जो है वो कैसा होगा, लाइन इंडिफरेंस कर्व होगा। यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, विच कैन यूज वन प्लेस टू अनदर, जो वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक की जगह पे दूसरे का प्रयोग किया जा सके, वो वस्तुएं सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। जैसे कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट है।
जब 100% सब्स्टिट्यूट होंगे, मतलब इक्वल आपको सेटिस्फेक्शन दोनों कमोडिटी दे रही हैं, तो आप तभी एक कमोडिटी पाने के लिए दूसरी एक ही कमोडिटी छोड़ेंगे। एक्स और वाई एक दूसरे की क्या है, 100% सब्स्टिट्यूट है। तो यदि आपको वाई की एक यूनिट चाहिए या एक्स की एक यूनिट चाहिए, तो जब आप क्या करेंगे, तब एक ही वाई की छोड़ेंगे, क्योंकि दोनों एक समान है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक होता है। बिल्कुल रट लीजिएगा, दिमाग में ध्यान में रखिएगा कि लाइन इंडिफरेंस कर्व किस कंडीशन में पाया जाता है। लाइन इंडिफरेंस कर्व उस कंडीशन में पाया जाता है जब व्हेन गुड्स आर 100% सब्स्टिट्यूट, जब वस्तुएं पूर्ण रूप से क्या होती हैं, स्थानापन्न होती हैं। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, अगला जो स्पेशल टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो है इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव टू ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व क्या हो सकता है, कॉनकेव टू ओरिजिन हो सकता है। कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व, मूल बिंदु की ओर नतोदर इंडिफरेंस कर्व इसको कहते हैं। क्या अभी तक तो आपने जनरल इंडिफरेंस कर्व की बात सुनी, तो वहां पर आपने देखा कि कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व पाया जाता है, पर ऐसा इंडिफरेंस कर्व हो सकता है, इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व जो है पाया जा सकता है। कब पाया जाएगा, जब उपभोक्ता किसी एक वस्तु को छोड़ना चाहता है, दूसरे वस्तु को बढ़ाना चाहता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब इंक्रीजिंग होगी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब इंक्रीजिंग होगी, तो उस कंडीशन में कैसा इंडिफरेंस कर्व होगा, कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व पाया जाएगा। देखिए जैसे x और y आपके पास दो कॉम्बिनेशन थे ए बी करके, एक कॉम्बिनेशन में आप एक x की यूज कर रहे थे, 20 y की यूज कर रहे थे, बी कॉम्बिनेशन में आप 2x की यूज कर रहे हैं और 15y की यूज कर रहे हैं, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, 5 है। अगले कॉम्बिनेशन में गए, एक x का यूज कर रहे हैं, 9y की यूज कर रहे हैं, और इसके बाद अगले कॉम्बिनेशन में गए, एक x की यूज कर रहे हैं, 2y की यूज कर रहे हैं, 7 किसकी, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है 5, 6, 7 ये बढ़ता हुआ है, क्योंकि आप क्या करना चाहते हैं, किसी एक कमोडिटी को समाप्त करना चाहते हैं। y से आपकी जो है इच्छा समाप्त हो गई, तो पहले 5 छोड़ी, फिर 6 छोड़ी, फिर 7 छोड़ी, कंटिन्यू हम तेजी से छोड़ते हुए जा रहे हैं। जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है इंक्रीजिंग होगा, तो उस कंडीशन में इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व पाया जाएगा। अब हम अगले इंडिफरेंस कर्व की ओर चलते हैं। अगला इंडिफरेंस कर्व जो है वो कैसा इंडिफरेंस कर्व है, सर्कुलर इंडिफरेंस कर्व, चक्रीय इंडिफरेंस कर्व की भी बात हम करते हैं। क्या इंडिफरेंस कर्व आपको लगता है ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है, जब कंज्यूमर कैसे काम करे, कंज्यूमर वर्किंग इरेशनली, ऐसे तो माना जाता है कि कैसे काम करता है, रेशनली काम करता है। जब कंज्यूमर इरेशनल वर्क करे, जब कंज्यूमर कैसे वर्क करें, इरेशनल, बिना सोचे समझे, उपभोक्ता अपनी उपयोगिता के बारे में बिना सोचे समझे जो है यदि कंजम्पशन करता है, तो उस कंडीशन में सर्कुलर इंडिफरेंस कर्व पाया जाता है। तो ये 4 प्रकार के क्या हैं आपके स्पेशल टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, वो 5 बेसिक आपके फीचर्स थे इंडिफरेंस कर्व के, और ये 4 जो है स्पेशल टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। एल नोट डाउन कर लीजिए, रट लीजिए। 100% कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कंडीशन में एल शेप्ड पाया जाता है, यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 होता है। उसके बाद लाइन इंडिफरेंस कर्व पाया जाता है जब गुड्स जो होती है 100% सब्स्टिट्यूट होती हैं, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होती हैं, तो लाइन इंडिफरेंस कर्व पाया जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 रहता है। कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजिंग होगा तब पाया जाएगा। और सर्कुलर इंडिफरेंस कर्व जो है जब कंज्यूमर विदाउट थिंकिंग यूटिलिटी कंजम्पशन करता रहता है, तो उस कंडीशन में कैसा पाया जाएगा, उस कंडीशन में आपका कॉनकेव पाया जाएगा। देखिए अब इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से हम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कैसे मेजर करते हैं, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए वहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। फिर इफेक्ट बचेंगे, तो इफेक्ट जो है हम अब अगली क्लास में जब आएंगे तो वहाँ पर इफेक्ट्स जो है इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर
सेटिस्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को हम कैसे मेजर करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को, उपभोक्ता के संतुष्टि के बिंदु को या संतुलन बिंदु को हमको जानना है तो हमको मिनिमम 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन सी 3 चीज़ें पता होनी चाहिए? एक तो चीज़ पता होनी चाहिए कंज्यूमर की इनकम। पहली चीज़ क्या है? कंज्यूमर की इनकम। जिस यहाँ पर टोटल इनकम से कोई मतलब नहीं है, यहाँ कंज्यूमर की इनकम से हमको मतलब है, उसकी टोटल इनकम से नहीं मतलब है। कौन सी इनकम से मतलब है? विच आर रेडी टू स्पेंड, विच आर रेडी टू स्पेंड, जो खर्च करने के लिए क्या है वो तैयार है, बोथ कमोडिटियों पे, दोनों प्रकार की कमोडिटियों पे वो जो खर्चा करने के लिए तैयार है वो इनकम पता होनी चाहिए। प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, दोनों वस्तुओं का मूल्य पता होने चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? इंडिफरेंस मैप ऑफ, इंडिफरेंस मैप ऑफ कंज्यूमर, जो तटस्थता तालिका है कंज्यूमर की वो पता होना चाहिए। 3 चीज़ें यदि पता हो तो उस कंडीशन में हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को मेजर कर सकते हैं इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से। कौन सी पहली चीज़? कंज्यूमर की इनकम। कंज्यूमर की इनकम का मतलब वो इनकम जो वो खर्च करने के लिए तैयार है दोनों कमोडिटियों पर। और दूसरा क्या है? प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, दोनों वस्तुओं का मूल्य। और तीसरी चीज़ इंडिफरेंस मैप ऑन कंज्यूमर, इंडिफरेंस मैप ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का जो इंडिफरेंस मैप है वो पता होना चाहिए। जब ये पता होगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे सेट होगा? तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है उस पॉइंट पे सेट होगा जहाँ पर क्या हो? हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व हो, सबसे ऊंचाई पर स्थित पाया जाने वाला तटस्थता वक्र हो, हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व, ऊंचाई पर स्थित तटस्थता वक्र हो जिसको हम पा सकें। देखिए हमारे बजट लाइन के अंदर होना चाहिए, जितना हम खर्च करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित तटस्थता वक्र जो मिलेगा वहाँ पर हमारा इंडिफरेंस कर्व इक्विलिब्रियम होगा। प्राइस लाइन, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व, प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या हो? वो एक दूसरे के बराबर हो, कभी इंटरसेक्ट ना कर रहे हो। प्राइस लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काट ना कर रहे हो, केवल क्या कर रहे हो? एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो, टच कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? MRS XY इज इक्वल टू, MRS XY इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, प्राइस ऑफ XY। प्राइस ऑफ XY किसके बराबर होगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, प्राइस रेशियो के बराबर होना चाहिए। इसको हम फार्मूले के रूप में लिखें तो चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X अपॉन प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y, ऐसी कंडीशन बनेगी। तो जहाँ पर ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही होगी वहाँ पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो जाएगा? डिसाइड हो जाएगा। अब एक डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। दिखाई पड़ रहा है आपको। जैसे कंज्यूमर के पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं कंज्यूमर के पास, X का प्राइस 20 है, Y का प्राइस 10 है, तो मैक्सिमम वो Y की कितनी यूनिट खरीद सकता है? Y की वो मैक्सिमम 10 यूनिट खरीद सकता है। X की कितनी यूनिट खरीद सकता है? 5। तो इससे जो लाइन ये खींची गई इसको हम क्या कहते हैं? बजट लाइन कहते हैं। इंडिफरेंस मैप के माध्यम से हमको पता चल गया है, एक तो इंडिफरेंस मैप ये है, एक इंडिफरेंस कर्व उसका ये आ रहा है, और एक इंडिफरेंस कर्व है। 3 इंडिफरेंस कर्व हमारे सामने दिखाई पड़े। अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होगा? हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व है। क्या आप अपनी बजट के अंदर इसको अटेंड कर सकते हैं? नहीं, आप बजट के अंदर उस IC जो सेकंड थर्ड है उसको नहीं अटेंड कर सकते हैं। और स्लोप ऑफ प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व इक्वल होना चाहिए। देखिए IC1 जो है वो कट तो कर रहा है पर इक्वल नहीं है, तो IC2 जो है, IC1, IC2, IC3, वहाँ पर ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर प्राइस MRS XY और प्राइस रेशियो, MRS को कौन दिखा रहा है? इंडिफरेंस कर्व दिखा रहा है, और प्राइस रेशियो को कौन दिखा रहा है? आपकी AB बजट लाइन दिखा रही है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है डिटरमाइन हो जाएगा। ओ ई पॉइंट पर तो वो ओ एम यूनिट वाई की, ओ एक्स यूनिट एन की, ओ एन यूनिट एक्स की जो है कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन पॉइंट कहाँ पर बनेगा, ई पॉइंट पर बनेगा। आपको पता चल गया कैसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को यदि हमको तीन चीज़ें पता हैं, एक तो आपका कंज्यूमर इनकम, दूसरा प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, तीसरा इंडिफरेंस मैप ऑफ द कंज्यूमर, तो उस कंडीशन में हम इंडिफरेंस कर्व जो है उसको उससे माध्यम से हम इक्विलिब्रियम को डिसाइड कर सकते हैं, डिटर्मिनेट कर सकते हैं। कहाँ पर होगा, हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व होना चाहिए, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन एंड डिफरेंस कर्व इज इक्वल, इट मीन्स वो कट ना कर रहा हो, एक दूसरे के बराबर हो, प्राइस रेशियो इज इक्वल टू MRS/XY। और ये आपने डायग्राम देख लिया। तो ये है इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमको तीन इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं। यदि हम आगे चीज़ों को और डिस्कस करें, जो इंडिफरेंस कर्व के आगे के पार्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपको बजट लाइन पता होनी चाहिए, दूसरा आपको इनकम इफेक्ट क्या होता है, ICC क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम अब यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व के अंदर इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। इफ़ेक्ट को हम देखेंगे कैसे पड़ते हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो बजट लाइन क्या है, बजट लाइन वो लाइन है, सबसे पहले बजट लाइन और प्राइस लाइन की बात कर लेते हैं। बजट लाइन, प्राइस लाइन वो लाइन है जहाँ पर क्या करता है, कंज्यूमर मैक्सिमम उसके खर्चे से जितना खर्चा करना चाहता है, हाउ मच कंज्यूमर वांट टू एक्सपेंड ऑन बोथ कमोडिटी, with the use of these maximum consumption or line is drawn is called the budget line और price line। जितना कंज्यूमर खर्चा करना चाहता है उसके मैक्सिमम कंजम्पशन से एक लाइन जो ड्रॉ की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, बजट लाइन कहते हैं। अभी हमने एग्जांपल में देखा 100 रुपये को खर्चा करना चाहता था, एक्स कमोडिटी 20 रुपये की, वाई कमोडिटी 10 रुपये की, तो एक्स की वो कितनी खर्चा कर सकता है 5 और इसकी वो कितने खर्चा खरीद सकता है 10। तो इसके माध्यम से जो लाइन ड्रॉ की जा रही है 10 कमोडिटी 5 कमोडिटी, तो ये AB बजट लाइन या इसको प्राइस लाइन के नाम से जाना जाएगा। हम अब इफेक्ट की बात करते हैं, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इन तीन इफेक्ट की बात करेंगे और यहाँ से सारी चीज़ों को हम क्लियर कर लेंगे। तो इनकम इफेक्ट क्या होता है, कंज्यूमर, देखिए इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव जिसको बोलते हैं, इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं। इनकम आपकी ज़्यादा तो आपका कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, इनकम आपकी कम तो कंजम्पशन भी कम होगा। इसके माध्यम इसमें जो आपका कंजम्पशन फंक्शन की थ्योरी कह सकते हैं, आपके कीन्स ने जो दी थी एब्सोल्यूट थ्योरी, और ड्यूजनबेरी ने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दिया था, और मिल्टन फ्रीडमैन में नल हाइपोथेसिस जो दिए थे, इसी के माध्यम से हम देखते थे, वहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है। वहाँ पे चीज़ें बताई गई थी कि इनकम जो है वो कंजम्पशन को इफ़ेक्ट करता है। तो जब इनकम में चेंजमेंट हो और उससे हमारे कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन में जो चेंजमेंट हो उसको हम क्या कहेंगे, इनकम इफेक्ट कहेंगे। इफ़ द इनकम इज चेंज इट वुड नेचुरली अफेक्ट हिज कंजम्पशन। द इफेक्ट ऑन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। इफेक्ट on consumer satisfaction, effect on consumer consumption due to change in income is called income effect, is called income effect। उसको हम क्या कहेंगे, इनकम इफेक्ट कहेंगे। नोट डाउन कर लीजिए यदि आपको समझ रहा है, मैं आ रहा हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब इनकम इफेक्ट कितने प्रकार का हो सकता है। इनकम इफेक्ट एक पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक आय प्रभाव। धनात्मक आय प्रभाव देखिए क्या है, धनात्मक आय प्रभाव, AB बजट लाइन थी, अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई और उसका इंडिफरेंस कर्व जो था IC1 था और उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट E था, और OM यूनिट वो X की यूज करता था, ON यूनिट किसकी यूज करता था, Y की यूनिट यूज करता था। अब उसकी इनकम जो है वो बढ़ गई,
उसकी इनकम बढ़ गई और नया इंडिफरेंस कर्व जो आ गया उसका IC1 आ गया। नया इंडिफरेंस कौन सा आ गया? IC1। नाउ वो कितना यूज कर रहा है, उसका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर बना? E1 पर बना। अब वो OM यूनिट X की यूज कर सकता है, ON यूनिट किसकी यूज कर सकता है? ON1 यूनिट जो है Y की यूज कर सकता है। तो M से M1, N से N1 किसके माध्यम से पहुंचे? हमारा इनकम में चेंजमेंट। तो इसको हम क्या कहेंगे? इनकम इफेक्ट कहेंगे। ये पॉजिटिव इनकम इफेक्ट कैसे है? क्योंकि दोनों का कंजम्पशन जो है बढ़ हो गया है, तो ये पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है। दूसरा कैसा हो सकता है? जीरो इनकम इफेक्ट हो सकता है। तो जीरो इनकम इफेक्ट, अगली जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? जीरो इनकम इफेक्ट की बात करेंगे। तो इनकम इफेक्ट सेकंड जो है जीरो इनकम इफेक्ट, यहाँ पर कोई भी एक कमोडिटी क्या होती है? जनरली इन्फीरियर होती है। देखिए इन्फीरियर और गिफिन गुड्स आपने अभी तक सेम पढ़ा होगा, पर दोनों में अंतर पाया जाता है, दोनों में अंतर होता है। इन्फीरियर गुड्स का एक स्पेशल पार्ट जो है जहाँ पर कंज्यूमर ज़्यादा खर्चा कर रहा है उसको हम गिफिन गुड्स कहते हैं। गिफिन गुड्स पर आय का प्रभाव नकारात्मक पड़ता है, इन्फीरियर गुड्स पर आय का प्रभाव नकारात्मक नहीं पड़ता है। तो गिफिन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में जो है अंतर पाया जाएगा। पिछली बार के एग्जाम की बात ले लें तो वहाँ पर क्वेश्चन का पूछा गया था कि आय का नकारात्मक प्रभाव किस कमोडिटियों पर पाया जाता है, तो वहाँ पर इन्फीरियर और गिफिन दोनों ही आंसर में गिवन थे। तो आंसर क्या होता? आपका आंसर होता गिफिन गुड्स। तो देखिए इन्फीरियर गुड्स जैसे झाड़ू है, माचिस है, ये सब इन्फीरियर गुड्स हैं। आपकी इनकम बढ़े या घटे, आप झाड़ू का कंजम्पशन या माचिस का कंजम्पशन ना घटाते हैं ना बढ़ाते हैं, कोई इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या आप ऐसा करते हैं? झाड़ू आपकी 100 रुपये इनकम थी तो 2 झाड़ू लेके आते थे, और 50 रुपये इनकम हो गई तो 1 झाड़ू लेके आएंगे, और 25 हो जाएगी तो आधी झाड़ू लेके आएंगे। ऐसा तो नहीं, 1 झाड़ू रखेंगे, एक ही चाहिए तो एक ही रखेंगे। 500 हो जाएगी तो 15 झाड़ू ला के थोड़ा नहीं रख दोगे, एक ही रखोगे। तो ये कैसी है? इन्फीरियर गुड्स है। यहाँ पर इनकम का कोई बेसिकली इफेक्ट नहीं पड़ता है। माचिस की आपकी इनकम बढ़ गई तो क्या 5 माचिस की तिलियाँ जला रहे थे 15 जलाने लगोगे? 15 नहीं जलाओगे ना, 5 ही जलाओगे। वो कम हो जाए तो आप क्या कहोगे? हम एक ही माचिस तिली में पूरा सारा काम कर लेंगे, उसी को बार बार रखेंगे? ऐसा नहीं कर सकते, ये इन्फीरियर गुड्स हैं। तो यहाँ पर आय का कोई भी विशेष प्रभाव, चेंज का प्रभाव नहीं पड़ता है। वाई और एक्स कमोडिटी ले लेते हैं हम, इसमें से एक्स को हम क्या मान लेते हैं? इन्फीरियर गुड्स मान लेते हैं। ये जो पहले हमारा क्या था? IC1 पर OM यूनिट हम X की यूज कर रहे थे, ON यूनिट जो है Y की यूज कर रहे थे, इक्विलिब्रियम जो था हमारा E था। अब हमारी इनकम बढ़ गई और हमारी नई बजट लाइन जो थी A1 और B1 हो गई, तो उस कंडीशन में हमने क्या किया? यहाँ पर हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है IC1 बन गया। तो यहाँ पर नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना E1। कंजम्पशन किसका बढ़ा? केवल Y का बढ़ा। M से M1 इनकम इफेक्ट है, NX का उतना ही कंजम्पशन रहा। तो इसको हम क्या कहेंगे? जीरो इनकम इफेक्ट कहेंगे। बिल्कुल समझते चलिएगा। इसी तरीके एंजिल कर्व भी होता है। एनजी कर्व जो होता है इनकम के डिफरेंट लेवल के इनकम पर हमारे डिमांड क्या होती है उसके बारे में बताता है। लोग हम डिमांड एनालिसिस के साथ भी डिस्कस करते हैं, हर जगह पर उसको पढ़ते हैं। तो एंजिल कर्व क्या है, इनकम डिमांड कर्व क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब इनकम इफेक्ट के अंदर ही बात करें तो इनकम इफेक्ट के अंदर की बात करेंगे तो तीसरा क्या होगा? निगेटिव इनकम इफेक्ट। निगेटिव इनकम इफेक्ट, तो यहाँ पर जैसे ही इनकम बढ़ेगी दूसरी एक कमोडिटी का कंजम्पशन जो है कम हो जाएगा। ये किस प्रकार की कमोडिटियों के लिए होता है? गिफिन कमोडिटी। गिफिन कौन थे? गिफिन इंग्लैंड के एक इकोनॉमिस्ट थे। गिफिन इंग्लैंड के एक इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने बताया वो वस्तुएं, वो आर्थिक दृष्टि से हीन वस्तुएं जिनको हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं, जिन पर कंज्यूमर ज़्यादा खर्चा कर रहा है, कंज्यूमर ज़्यादा खर्चा कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा है, तो हम उनको क्या कहेंगे? गिफिन गुड्स कहेंगे। तो वहाँ पर आय का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हमारा जैसे मान लिया एक बजट लाइन थी, AB हमारी बजट लाइन थी, इंडिफरेंस कर्व जो था IC1 ये जो था IC था, और OM यूनिट X की Y की ON यूनिट Y की यूज कर रहे थे। अब बजट लाइन हमारी बढ़ी और हमारी इनकम बढ़ गई, A से B1 हो गई।
उस कंडीशन में हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट IC1 बन गया E1 पर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा आपके डायग्राम में, एक्स कमोडिटी का जो कंजम्पशन था N से N1 हो गया, मतलब कम हो गया। इसको हम निगेटिव इनकम इफेक्ट कहते हैं। तो इनकम इफेक्ट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, समझ गए होंगे। इसी तरीके एक ICC कर्व होता है, इनकम कंजम्पशन कर्व होता है। कर्व ज्वाइनिंग सर्वल इनकम इफेक्ट इज कॉल्ड द इनकम कंजम्पशन कर्व, उसको इनकम कंजम्पशन कर्व कहते हैं। हम रेगुलर आपकी क्लास चलती है, वहाँ पर रेंजिल कर्व वगैरह सब कुछ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं दूसरे वीडियो में। हम अभी इसमें जो है आपका प्राइस इफेक्ट की बात करेंगे। अगला जो है आपका क्या है? प्राइस इफेक्ट है। प्राइस इफेक्ट क्या होता है? मूल्य प्रभाव। मूल्य प्रभाव वो है कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पर जो इफेक्ट पड़े ड्यू टू चेंज इन प्राइस, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइस इफेक्ट। इफेक्ट ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और कंज्यूमर कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड द प्राइस इफेक्ट, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइस इफेक्ट कहेंगे। ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इनकम और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड द प्राइस इफेक्ट। अब प्राइस में चेंजमेंट हो, उसका इफेक्ट पड़ रहा है तो प्राइस इफेक्ट है। देखिए एक्स वाई आपके पास 100 रुपये हैं और एक्स वाई कमोडिटी है, एक्स और वाई कमोडिटी है, 10 रुपये की है, 20 रुपये की है, 10 रुपये की है, तो ये 5 कमोडिटी खरीद सकते हैं। ये क्या खरीद सकते हैं? 10 कमोडिटी खरीद सकते हैं। बजट लाइन आपकी AB बजट लाइन खींची हुई है। AB जो है वो बजट लाइन खींची हुई है। इंडिफरेंस कर्व जो है IC1 है। E इक्विलिब्रियम पॉइंट है और OM यूनिट ON यूनिट वो जो है यूज कर रहा है। OM यूनिट ON यूनिट जो है यूज कर रहा है। अब x का रेट गिर गया, अब 10 रुपये हो गया x का रेट। नाउ यू कैन परचेज 10 यूनिट ऑफ x। अब आप उतने ही रुपए में 10 यूनिट x की परचेज कर सकते हैं। तो नई बजट लाइन क्या आ गई? A1 B1 आ गई, AB1 आ गई। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो आपका बना, सॉरी यहाँ पर हम खींच लेते हैं, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो बना आपका, ये बना IC1 पर E1 बना। नाउ यू कैन परचेज OM1 यूनिट ON1 यूनिट। आप OM1 यूनिट और ON1 यूनिट को परचेज कर सकते हैं। तो M से M1 का जो इफेक्ट है वो कैसा इनकम होगा? N से N1 का इफेक्ट जो होगा, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इसी तरीके प्राइस कंजम्पशन कर्व होता है, PCC कर्व होता है। तो कर्व ज्वाइनिंग सर्वल प्राइस इफेक्ट, एक कर्व जो विभिन्न प्रकार के मूल्य प्रभावों को दिखाए, तो विभिन्न स्तरों पर मूल्य प्रभाव को दिखाए, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइस कंजम्पशन कर्व कहते हैं, PCC कर्व के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं जो अगला आपका मेन, जहां से सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन आपके इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से पूछा जाएगा। तो कहाँ से पूछा जाएगा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा वहाँ से पूछे जाने की क्या होती है? पूरी संभावनाएं होती हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो किसको कहते हैं? स्थानापन्न प्रभाव। कैसे निकल के आता है स्थानापन्न प्रभाव? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट को हिक्स एंड एलन ने दिया था। अब मान लिया प्राइस में चेंजमेंट होता है, प्राइस में चेंजमेंट हो, प्राइस क्या था? 100 रुपये का, 100 रुपये आपकी इनकम थी, प्राइस एक्स का 10 रुपये था, 20 रुपये था, वाई का कितना था? 10 रुपये था। यहाँ 5 यूनिट परचेज कर सकते थे, यहाँ 10 यूनिट परचेज कर सकते थे। अब प्राइस में चेंजमेंट होता है तो 2 इफेक्ट पड़ते हैं। पहला तो क्या है? आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, क्रय शक्ति बढ़ जाती है। आपकी इनकम में कोई भी चेंज नहीं हुआ, पर आपकी क्या हो गई? परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ गई। अब x कमोडिटी 10 की हो गई। अब पहले क्या कर रहे थे? 3 यूनिट मान लिया x की प्लस 4 यूनिट y की, टोटल 7 यूनिट परचेज कर रहे थे। टोटल कितनी यूनिट परचेज कर रहे थे? 7। अब x की प्राइस जो है 10 रुपया हो गया, तो 10 यूनिट परचेज कर सकते, तो आप 6x की प्लस 4y की परचेज कर रहे हैं। नाउ यू कैन परचेज 10 यूनिट्स
आप 10 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं उन्हीं 100 रुपये में, तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, आपकी परचेजिंग पावर जो है बढ़ गई। अब दूसरा काम क्या होता है, एक्स, दूसरी कंडीशन क्या होती है, प्राइस जिसका चेंजमेंट हुआ है। अब एक्स जो है वाई के अपेक्षाकृत सस्ती हो गई। पहले 2:1 का रेशियो था, जो दुगने रेटों पर एक्स थी, अब क्या है सेम रेशियो पर है, A1:1 का प्राइस रेशियो है। 1 रुपये की एक्स मतलब 10 रुपये की एक्स, 10 रुपये की वाई। तो उस कंडीशन में एक्स अच्छी गुड़ रही होगी वस्तु है, महंगी वस्तु थी, अब क्या है बराबर की वस्तु आ गई। अब प्राइस एक्स का ही चेंज हुआ है, पर एक्स में प्राइस में चेंजमेंट होने से वो वाई की अपेक्षा क्या हो गई है, सस्ती हो गई है। तो तमाम लोग महंगी होने के कारण जो वाई खरीद रहे थे अब एक्स की ओर सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे। इवन इसका प्राइस भी नहीं चेंज हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन चेंज इन, इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करते हैं लोग। किसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स को वाई से, वाई को एक्स से, मतलब y को छोड़ दिया, x को हमने यूज कर लिया। इस इफेक्ट को हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहेंगे। परचेजिंग पावर में चेंजमेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इनकम इफेक्ट कहते हैं। तो हमको पता चल गया प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट जो है हमेशा किसके बराबर होगा, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बराबर होगा। तो आपको यदि निकालना है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो प्राइस इफेक्ट माइनस इनकम इफेक्ट हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकल आएगा। तो जनरली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है, जिस कमोडिटी के प्राइस में चेंजमेंट होता है वो उस पर क्या होता है, जब नहीं होता उसके लिए नेगेटिव होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब इसको मेजर करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को 2 मेथड आए, एक हिक्स एंड एलन में हिक्स मेथड था, हिक्सियन अप्रोच था, जिसको हम कंपनसेशन मेथड कहते हैं, जिसको क्षतिपूर्ति पद्धति कहते हैं। दूसरा कॉस्ट डिफरेंस मेथड था, जिसको एक प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट नाम था सलट्स्की ने दिया, कॉस्ट डिफरेंस मेथड एंड हिक्स मेथड। तो यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोनों याद रखिएगा। एक हम डायग्राम भी बना लेते हैं, आपको डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को समझा देते हैं, और ये जो है आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से आपके जो क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मान लिया आपकी बजट लाइन AB थी और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, IC1 था, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, OM यूनिट ON यूनिट जो थे आप यूज कर रहे थे। आपके प्राइस में चेंज हुआ, A1 B1 हो गई, और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो था E1 बन गया। अब कितनी कमोडिटी का यूज कर रहे हैं, OM1 ON1 यूनिट का। अब ये सलट्स्की मेथड पे जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन करना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, इसमें से इनकम इफेक्ट हटाना पड़ेगा। तो सलट्स्की वो हिक्स ने क्या कहा कि नई बजट लाइन के पैरेलल आप एक क्या कर दीजिए, बजट लाइन खींच दीजिए। तो नई लाइन पैरेलल लाइन के हम क्या करे दे रहे हैं, एक बजट लाइन जो है उसको खींचे दे रहे हैं। सॉरी थोड़ा सा ये डायग्राम है, अभी मैं बनाए दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये एक नई बजट लाइन हमने खींच दी, तो ये L1 जो है बजट लाइन हो गई। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो बना वो कहाँ पर बना, E2 पर बना। तो M1 M2 और N2, तो ये तो M से M1 क्या है, किसके कारण गए, M से M1 जो है प्राइस में चेंजमेंट के कारण गए, तो ये प्राइस इफेक्ट हो गया। या N1 को भी ले लेते हैं, N वाला भी लेते हैं, N से N1 काहे गए, प्राइस के कारण गए, तो ये प्राइस इफेक्ट हो गया। अब हम M से M1 गए, N से N1 गए। अब हम क्या करते हैं, हम इनकम इफेक्ट को हमको निकालना है। तो हम M से M2 कैसे आए हैं, M से M1 प्राइस के कारण गए, M1 से M2 हम आए हैं इनकम इफेक्ट के कारण। तो M1 से M2 हम जो है पहुँचे इनकम के कारण पहुँचे, M1 से M2 जो है इनकम के कारण पहुँचे, तो ये इनकम इफेक्ट हो गया। और M से M2 हम किसके कारण पहुँचे हैं, प्राइस इफेक्ट के कारण, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण। M2 प्राइस
जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। तो N से N1 से N2 जो है इनकम इफेक्ट और N से N2 जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इसमें इक्विलिब्रियम में ले लेते हैं तो E से E1 जो है गए थे, ये डायग्राम कई बार पूछ लिया गया आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में, डायग्राम रखा गया और ये पूछ लिया गया। E से E1 क्यों गए थे? प्राइस के कारण। E1 से E2 कैसे आए? इनकम में चेंज, इनकम को हटाया, जो इनकम थी उसको कम किया तो E से E2 पर आ गए। और E से E2 पर क्यों आए? ये सब्स्टिट्यूशन के कारण आए। E1 से E2 आए इनकम के कारण और E से E2 आए सब्स्टिट्यूशन के कारण। तो ये सलट्सी मेथड है, वो हिक्स मेथड है। सलट्सी ने एक नए इंडिफरेंस कर्व की बात कही थी, उनका कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं था। उन्होंने कहा पैरेलल लाइन खींचिए पुराने इंडिफरेंस को, पुराने इंडिफरेंस के जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको टच करता हुआ और वो नए इंडिफरेंस कर्व की ओर जाएगा। तो बस यही है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस टेबल क्या होती है और उसके बेसिक फीचर्स क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर किया जा सकता है, और साथ में 3 प्रकार के जो इफेक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया। देखिए इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज आने वाले इकोनॉमिस्ट जो थे, सैमुअलसन वगैरह ने किया। किस बेस पर किया? क्योंकि ये क्या कहता है, ये और जो वीक ऑर्डरिंग पे आता है, कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन 2 कॉम्बिनेशन, ये वीक ऑर्डरिंग पर आधारित कॉन्सेप्ट है ना। वीक ऑर्डरिंग हमारी तो खुद की एक चाहत होती है, हमको क्या चाहिए। कभी ये नहीं होता हमको ब्लैक शर्ट मिल जाए, पिंक शर्ट मिल जाए, रेड मिल जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। हम जो चाहेंगे, हम ब्लैक पहनना पसंद करते हैं तो ब्लैक पहनेंगे, रेड पहनना पसंद करते हैं तो रेड पहनेंगे, पिंक पहनना पसंद करते हैं तो पिंक पहनेंगे। जबकि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या कहता है, हमको ब्लैक और रेड में कोई अंतर नहीं, पर हमारे लिए रियल लाइफ में क्या है, ब्लैक और रेड हमारे लिए अंतर है। हम रेड पहनना पसंद करते हैं तो रेड पहनेंगे, ब्लैक पहनना पसंद करते हैं तो ब्लैक पहनेंगे। तो वीक ऑर्डरिंग जो थी वो सबसे बड़ा इसको क्रिटिसाइज किया सैमुअलसन ने, वीक ऑर्डरिंग नहीं होती है, हमारी खुद की एक चॉइस होती है, चॉइस रिवील्ड प्रेफरेंस। जो चॉइस हमारी होती है वो हमारी प्राथमिकता को दिग्दर्शित करती है, बताती है। और क्या था, इसने कंप्लीटली जो था ऑर्डिनल जो कह सकते हैं कॉर्डिनल बेसिस को नहीं छोड़ा। तो ये थोड़ा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था, कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा रेशनल इसने मान लिया। इतना कंज्यूमर रेशनल नहीं, अपने पूरे इंडिफरेंस टेबल को कभी नहीं देखता। मार्केट में आप जाते हैं तो ये थोड़ा नहीं देखते हैं कि हम ये सही करेंगे वो करेंगे, जो हमको समझ में आता है वो हम कर लेते हैं। तो ये जो थे इसके सबसे बड़े क्रिटिसिज्म थे, जो आलोचनाएं की गई। इसको दूर करने के लिए फिर सैमुअलसन ने अपना रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी दी थी। तो जहाँ तक आपको यदि कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछिए और मैं आपके डाउट को डिस्कस करूँगा, आपकी सारी चीज़ों के आपके प्रॉब्लम्स जो उनको बताऊँगा। और आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।